संभालना और पढ़ाना नामदूहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable Principal of JT Senior College, Dr. Muhammad Harun Muhammad Ramzan Sahab, Academic and Administrative Coordinator, Dr. Salma Abdul Sattar Madam, IQAC Coordinator, Professor Munawwar Ahmed Sahab, Organizer of this webinar, Ghazal Simt Raftar, Dr. Fahmida Muhammad Harun Sahaba। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसके जिक्र की सूरत है नग़मे अनफास। इस मुसव्विरे दो जहां के नाम से जिसने अर्ज़ फलक को दवाम को हसारों को बुलंदी सब्ज़ारों को शादाबी अता की। उस रब्बे कायनात कादिर मुतलक के नाम से जिसकी तहनियत व तकदीस करके तजल्लियां अपना सफर शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खुदाए ताला ने कायनात की हर चीज एक मकसद के तहत वजूद में लाई है, इसलिए हर प्रोग्राम का भी एक मकसद होता है। बयान करने आ रही है उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर फहमीदा मोहम्मद हारून साहबा। इन दुआया कलमात के साथ के मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। डॉक्टर फहमीदा मोहम्मद हारून साहबा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमारे कॉलेज के हरदिल अजीज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद हारून मोहम्मद रमजान सर, IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुनव्वर अनवारुल हक साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैम, नाज़िमे वेबिनार प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा तस्नीम और डॉक्टर रुमाना खान, अताउर रहमान सर, डॉक्टर साजिदा मैडम, अजीज तालबा, डियर पार्टिसिपेंट्स, आज का हमारा ये वेबिनार उर्दू गज़ल और समत रफ्तार इस मौजू के तहत मुनाकिद किया गया है। इसके अगराज व मकासिद से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि JAT यानी जदीद अंजुमन तालीम, ये अदारा रियासत महाराष्ट्र में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये अदारा, जैसा कि आप तमाम ही लोग जानते हैं कि ये लड़कियों के लिए मुख्तस है। कहा जाता है कि अगर किसी कौम की तकदीर बदलना हो तो उस कौम को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। इसी चीज को महसूस करते हुए सन 1960 में इस अदारे के बानी अलहज हारून अहमद अंसारी साहब इस अदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जिधर जाते हैं सब लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पैमान रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। इसी शेर के मिज़दाक आपने जिंदगी, कौम और समाज और शहर अजीज के लिए वो रास्ता चुना जो आज आपके लिए सदक़े जारिया है। हाज़रीन, आप ये जानते हैं कि ये अदारा सन 1960 में अमल में आया, जो कि जगह की तंगी की वजह से अलहज हारून अहमद अंसारी के रुफ़काए कार में अनजहानी वेंकट राव हीरे साहब जो हैं वो भी आपके हल्के अहबाब में थे।
उन्होंने भी आपके इस ख्याल, इस बात और इस तजवीज़ को कबूल किया और उन्होंने अपने यहाँ मतलब कैंप में उन्होंने जगह दी और वहाँ पर हमारा ये अदारा सबसे पहले 1960 में जेएटी जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से स्टार्ट हुआ। ये वो दौर था जब मेरा शहर मजदूरों का शहर कहलाता था, पसमानदगी इनका मुकद्दर थी और तालीम के जरिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं कि हमारा शहर मदारिस, मसाजिद और इल्म दोस्त वालों का शहर कहलाता है। ये अदारा जेएटी कैंप से निकलता हुआ खाना बदोशी की जिंदगी को उबूर करता हुआ आज इस जगह मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की है। बज़ाहिर ये अदारा बाहर से देखने पे बड़ा छोटा सा महसूस होता है ये कैंपस, लेकिन जब इस कैंपस के अंदर इसकी विंडो में हम देखते हैं तो हमें इस बात पर फख्र होता है कि ये अदारा जदीद अंजुमन तालीम जो हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, इस अदारे में जहां लड़कियां बहुत ही सेफ माहौल में तालीम हासिल कर रही हैं, इस अदारे में यके बाद दीगरे 1960 से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदारे कायम किए गए जो असली तकाज़ों की तर्जुमानी करते हैं। अजीज हाज़रीन, आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि आप जिस वक्त जब तक जिंदा थे, इस दुनिया में थे, आपका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ कि मेरे शहर को मैं तालीम और उस लिहाज से उस लेवल पर आगे जाऊं। जिंदगी से जब आपने रफ्त सफर इख्तियार किया और जिस वक्त आप इस दुनिया से अपने मालिक हकीकी को जा मिले, उसके बाद आपके फर्जंद अंजुमन ऑनरेबल अंसारी निहाल अहमद साहब ने इस अदारे की बागडोर को अपने हाथ में लिया। ये अदारा अल्हम्दुलिल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। इसकी तरक्की में जहां मजलिस इंसरामिया की खिदमत, उनकी शबो रोज मेहनत, उनकी फिक्री काविशें जहां दिखाई देती हैं, तो हमें इस बात पर फख्र है कि अजीज शहर ने इस अदारे पर भी काफी भरोसा किया है, ताउन दिया है, तब कहीं जाकर ये अदारा आज रियासत नहीं पूरे मुल्क में जेएटी के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी याद होगा कि इस अदारे में जो सुबह 7:30 से लेकर रात के 12 बजे तक यहाँ पे दर्स तदरीस की फिजा मुअत्तर रहती है, वो बच्चे जो दिन में मजदूरी करते हैं, मैनेजमेंट इंतजामिया ने उनके उस तालीमी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने नाइट हाई स्कूल का क़याम अमल में लाया और ये नाइट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज अलहदा सेक्शन में जारी और सारी। अलहज निहाल अहमद अंसारी साहब ने अपने वालिदे बुजुर्गवार के उस ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की हर मुमकिन कोशिश की और हत्तल इम्कान आप कामयाब भी हुए। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, इस मिसरे के मिस्दाक आपकी मेहनत, कोशिश, काविश आज भी जारी है। आप तमाम ही लोग जानते हैं कि ये अदारा जो केजी से पीजी तक लड़कियों को एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए असरी और दीनी तालीम से इनको हम माला माल करते हैं। यही अदारा जो लड़कियां एक दफ़ा बचपन में निकलती हैं, एडमिशन लेती हैं, तो अहद जवानी, अहद शबाब पर एक तालीम याफ्ता लेडी की शक्ल में ये हमारे समाज में दाखिल होती है। आप जानते हैं कि जेएटी सीनियर कॉलेज ये वक्त की जरूरत थी जो अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब और उनके रफ़काए कार में काबिल जिक्र जो हैं अमीन इशरत साहब, इन दोनों की मेहनत और इनके असातिज़ा, इनके रफ़काए कार की वजह से आज हमारा कॉलेज जो 1989 में ये कॉलेज जो है इसका वजूद अमल में आया। यहाँ यूजी पीजी के कोर्सेज चलते हैं। यहाँ की बिल्डिंग
लड़कियों की सहूलियात से मैनेजमेंट ने तमाम तर सहूलियात फराहम की है ताकि समाज की बच्चियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। हम शुक्र अदा करते हैं उस रब कायनात का जिसने हमें इतने अच्छे अदारे, इतने अच्छे मेहरबान मुशफिक हमें बुजुर्ग अता किए जो वक्त के नवाज भी थे और वक्त की जरूरतों को पूरा करते रहे। आज हमारे इस कैंपस में जहां उर्दू मीडियम है वहां इंग्लिश मीडियम भी है और वक्त की जरूरत को देखते हुए मैनेजमेंट ने लड़कों के लिए इंग्लिश मीडियम का इस स्कूल का कयाम अमल में लाया ताकि ये बच्चे जहां इंग्लिश मीडियम से उन्हें डर लगता है उनके खौफ को दूर किया जाए और वक्त के साथ ये कांधे से कांधा मिलाकर चले। आपको शायद ये भी याद होगा कि हमारे प्राइमरी शिक्षण में हमारे चेयरमैन अलहाज निहाल अहमद हारून अंसारी साहब ने बच्चों के लिए केजी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक उन्होंने कंप्यूटर लैब बना रखी। ये लैब बचपन ही से बच्चों को आईटी की तरफ तरगीब करती है ताकि आने वाले वक्त में हम मीडिया को फाइट कर सके। आज का ये वेबिनार कैंपस की अदारे की मुख्तलिफ सरगर्मियों की एक कड़ी है। आज हमने ये सेमिनार जो मुनाकिद किया है वो उर्दू गजल समत और रफ्तार इस उन्वान पर हमने ये इस वेबिनार का इनेकाद किया है। इस वेबिनार में चूंकि गजल जो मलके हुस्न कहलाती है, गजल और जदीद गजल के इर्तिका के बारे में, गजल और तगज़ुल के बारे में नए अंदाज फिक्र के ज़ेर असर कदीम अक़दार को जिंदा जाविद बनाने की फिक्र यानी पुराने गम खाने के आब आतिशी को नए बिलोरीन के जामों में पेश करने के अंदाज पर गुफ्तगू। गजल का मकसद उर्दू गजल की तारीख पर बहस करना हरगिज नहीं, बल्कि मुद्दा सिर्फ ये है कि सिर्फ गजल की कदीम बुनियादी सलाहियतों को मंजरे आम पर लाया जाए और उसके जदीद रुझानात के असबाब अलल की वजाहत करते हुए उन मखसूस शोरा के कलाम पर गुफ्तगू की जाए जिनके यहाँ इरादी या गैर इरादी तौर पर कोई मखसूस या जदीद ज़ाविया नजर और नजरिया शायरी मिलता है, जिसकी बदौलत नए तजुर्बात, इख्तिराआत और दिगर कावियों की बदौलत गजल के कारवां को नई सिमत और रफ्तार मिले। आज हम 21वीं सदी में अदब की रफ्तार का जायजा लेते हुए गजल के दामन को नए नए मौज़ूआत से वसी करने का अहद करते हैं। गजल 21वीं सदी की जदीद गजल के पस मंजर को आश्कारा करना और नए लिखने वालों में सलीक़े शायरी से आगाह करना ताकि आज की नस्ल नौ जो है कदीम असातिज़ा के कलाम का मुतालिया करने के बाद नए लिखने वालों के शऊर और तनकीदी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिले। गजल की क्लासिकियत को कायम रखते हुए मुआसराना मसाइल का तर्जुमान बनाना, नस्ल नौ में गजल की मकबूलियत को बरकरार रखना। सिर्फ गजल अब भी ये दावा कर सकती है कि सब्त अस्त बर जरीद आलम दवाम माह। और ये हमारे गजल आज के वेबिनार के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से हम ये उम्मीद करते हैं कि आज हमारे असातिज़ा, हमारे रिसोर्स पर्सन इस पर खुलकर हमसे बहस करेंगे और यकीनन हम आज हमारे उन असातिज़ा, उन दानिश्वरान कौम से हम मुस्तफीद होंगे। इतना कह के मैं मेरी बात खत्म करती हूँ और ताहिरा मैडम को आवाज देती हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे की जानिब One day national webinar with collaboration of the AQUAC। इसके बाद जलवा अफरोज होंगे AQUAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुनव्वर सर। मैं उन्हें दावत सुकन दे रही हूँ इन अल्फाज से
کہ किस सादगी में गुजरी है क्या बात खोलिए, जिसने वफा का नाम लिया साथ बोलिए। एक्वेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुनव्वर सर। तमाम शुरा इस वेबिनार के स्टेज पर मौजूद तमाम अकाबरीन, सदर प्रोग्राम डॉक्टर अंसारी मोहम्मद हारून मोहम्मद रमज़ान साहब, मैनेजमेंट जेटी कैंपस, चेयरपर्सन जेटी डॉक्टर अंसारी निहाल अहमद साहब, और तमाम ही मौजूद मेरे कलीग्स, मेरे हम मुशरफ साथी, अस्सलाम वालेकुम। ये मौका बड़ी ही मुसर्रत का मौका है जेटी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज बराए ख़वातीन के लिए कि ये अपने शहर की तहजीब को, अपने शहर की रवायत को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही नुमाया, एक बहुत ही पुरअसरार और पुरअसर एक वेबिनार का इनेकाद इसने किया है, जिसका नाम है उर्दू गज़ल समत व रफ्तार। ज़बान उर्दू हिंदुस्तान की सबसे नफीस, सबसे नज़ाकत वाली ज़बानों में शुमार होती है, और इसीलिए जब से ये वजूद में आई, ये मुसलसल आगे बढ़ती चली गई, पिछली ज़बानों को पीछे छोड़ती चली गई, और चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी लोग इसका हिस्सा बनते चले गए। और जिस सिंफ ने इस ज़बान में सबसे ज़्यादा तरक्की की, वो बिलाशुबा कुछ और कोई और सिंफ नहीं है बल्कि वो गज़ल ही है। गज़ल चूँकि हम सब जानते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा उर्दू ज़बान की सिंफ है ये, जिसमें हम प्यार और मोहब्बत की बातें कहते हैं, बहुत ही राज व नियाज़ की बातें कहते हैं, जैसा कि इसका लफ्ज़ी माना ही होता है औरतों से राज व नियाज़ की बातें करना। इसीलिए चूँकि मैं उर्दू ज़बान का प्रोफेसर या फिर उस्ताद नहीं हूँ, बल्कि इसका तालिब इल्म भी कहलाने के लायक नहीं हूँ इस ज़बान की वसअत और इस ज़बान की खूबियों के लिहाज से, तो बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ ये खूबसूरत सा वेबिनार जो मुनक़िद किया गया है हमारे उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से और उनके तमाम ही साथियों ने जिन्होंने उनको बहुत ही बेहतरीन क़यादत की है, और तमाम ही रिसोर्स पर्सन की, कि वो इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह इतना कामयाब करेंगे कि तमाम ही शुरा को बहुत ही इससे फ़ायदा होगा, और एक नए पहलू, कुछ नई बातें, कुछ नई इसमें जदीद बातें जो आई होगी गज़ल में, इसकी समत और रफ्तार के ताल्लुक से, वो हम सभी को जानने को मिलेगी। इतना कह के अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, आज की इस महफिल के रूहे रवां ऑनरेबल डॉक्टर मोहम्मद हारून मोहम्मद रमज़ान साहब, प्रिंसिपल ऑफ जेटी सीनियर कॉलेज, तमाम रोशन ताबनाक दरख्शंदा जज्बे खुलूस इनके नाम, सुलगती धूप में साहिबान जैसा जिनकी खिदमत का मोतरिफ एक जहां, तूफान हवादिस की हवाओं में पले हैं, जुगनू की तरह हम भी अंधेरों में चले हैं, सहरा के बगोले हो कि वो आपका दरिया, हम अहले यकीन इनकी पनाहों में चले हैं। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ दावतें सुखन दे रही हूँ ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ जेटी सीनियर कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद हारून मोहम्मद रमज़ान साहब को कि आए और तमाम ही लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के तमाम डिग्नेटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स, मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अंसारी मोहम्मद हारून मोहम्मद रमज़ान तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। मैनेजमेंट की जानिब से, जेटी आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज की जानिब से, स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट की जानिब से। आज का दिन
हमारे लिए एक ईद के जैसा है, बहुत मसरत का, बहुत खुशियों का दिन है कि हमने इतना बेहतरीन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम, नाम गिनाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एहसास कर रहा हूँ कि शायद ही महाराष्ट्र में या इंडिया में ऐसे लेवल का कोई प्रोग्राम आज तक लोगों ने किया होगा, क्योंकि इसकी नज़ाकत अगर आप देखोगे, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे चुने हुए एक्सपर्ट हैं मोदी जैसे, उनको ला के यहाँ पार्टिसिपेंट में बताया गया। तो मैं बहुत ही खुश और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और मैं फिर आखिरी में अपनी बात खत्म करने से पहले मुबारकबाद और सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना कीमती वक्त लोगों ने दिया और हमारी कॉलेज की शान में एक स्टार और लगा दिया। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसके बाद आ रही है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैडम, क्योंकि जिनको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, जिनको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उनका अंदाज ही हम सब से जुदा होता है। डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैडम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। Honorable Principal Dr. Ansari Mohammad Harun Mohammad Ramzan sir, Honorable Coordinator of this one-day national webinar, Dr. Ansari Fahmida Madam, and dear participants, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हम लोग एक नेशनल लेवल का कौमी सतह का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका क्रेडिट जाता है हमारे पूरी टीम को और ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल साहब और फाहमिदा मैडम को कि जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं जेटी कैंपस, जेटी मैनेजमेंट और स्पेशली हमारे ऑनरेबल चेयरमैन अंसारी निहाल अहमद साहब की जानिब से इस वेबिनार में आए हुए तमाम पार्टिसिपेंट्स को दिली खैर मकदम करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और आपके बिना ये प्रोग्राम शायद अधूरा रहता, तो आपने अपनी हमें जो है अपनी हाजिरी से हमें इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत ही ममनून और मशकूर है। साथ ही साथ सामीन मैं शेयर करना चाहूँगी कि नियर अबाउट 550 पार्टिसिपेंट्स ने इस वेबिनार में रजिस्टर किया है और एट प्रेजेंट 150 तक जो है पार्टिसिपेंट्स जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब माशाल्लाह ज्वाइन हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहूँगी कि अभी इस वेबिनार में जो कुछ भी मकाले जो पढ़े जाएंगे और जो कुछ भी लेक्चर्स होंगे यहाँ पर, तो उसको किताबी शक्ल देने का काम हमारी उर्दू डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर अंसारी फाहमिदा मैडम अंजाम दे रही हैं। और माशाल्लाह मोर देन 70 पेपर्स, 70 के करीब मकाले हमने लोगों से रिसीव भी किए हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो हाजरीन हैं कि अगर आप भी चाहें तो अपने मकाले भेज सकते हैं। मैडम ने अपना ईमेल ID जो है तो आप लोगों से शेयर किया है और इंशाल्लाह उस किताब में हम आप लोगों को भी जगह देंगे। और आगे प्लान यही है कि इस किताब को ना सिर्फ प्रिंट मीडिया में हम लोग शेयर करें, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शेयर करने की बात चल रही है, तो शायद ऑनलाइन भी पब्लिकेशन हम करें। तो प्लीज आप लोग अपने मकाले भेजिए। और इस वेबिनार की कामयाबी का क्रेडिट मैं देना चाहूंगी डॉक्टर अंसारी फाहमिदा मैडम और उनके टीम के सारे उनके साथी, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये काम जो है हफ्तों की मेहनत के बाद ये जो हमने ख्वाब देखा था कि एक कौमी सतह का प्रोग्राम करेंगे, वो अंजाम पजीर हो रहा है। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि मैडम जो है कल ही प्रिंसिपल सर के सामने हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैडम ने कहा कि इंशाल्लाह अगले साल जो है अगले एकेडमिक ईयर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैडम करने वाली है। तो आप सबको अभी से इनविटेशन कि जरूर आइए, हमारे इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनिए और इंशाल्लाह आपका साथ हमारे साथ रहा तो हम लोग कदम ब कदम साथ चलते हुए बहुत कुछ आगे करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद टीम को और बहुत ही खुश आमदीद कहते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस वेबिनार के लिए, पहले सेशन के लिए कल ही
कलीदी खुतबा देंगे प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिनका तारुफ पेश कर रही हैं डॉक्टर रुमाना मैडम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज एक ऐसी हमागीर और बैनुल अक़वामी शख्सियत को मुतारुफ करने का मौका मिला है, जिनके काराए नुमाया न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ भी करती है। मेरी मुराद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब से है, जो आज हमारे इस नेशनल वेबिनार उर्दू गज़ल समत और रफ्तार के की नोट स्पीकर हैं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। अगर मैं आपके बारे में कुछ कहूँ तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब नई दिल्ली में वाक़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में उर्दू के मुतहर्रिक और फाल उस्ताद हैं। आपकी अब तक उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के मुख्तलिफ असनाफ पर 23 किताबें शाये हो चुकी हैं और सैकड़ों तहकीकी व तनकीदी मज़ामीन मुख्तलिफ रसाइल में शाये हो चुकी हैं। आपकी बेशतर किताबें हिंदुस्तान और बैरून मुमालिक के निसाब में शामिल हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उर्दू कौमी कौंसिल के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हमारे लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है कि आपकी इल्मी व अदबी कारकर्दगी के एवज़ आपको बहुत सारे मुल्की व बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात व इनामात से नवाजा गया है, जिनकी फहरिस्त तो बहुत तवील है, फिर भी मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगी। हैदर तबातबाई अवार्ड फ्रैंकफर्ट जर्मनी, 2016 में इकबाल अवार्ड फ्रैंकफर्ट जर्मनी, 2016 सफ़ीर उर्दू अवार्ड डेनमार्क, और 2016 में ही जो है वो टर्की में जो है वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से आपको नवाजा गया है। एंड इन 2012 में जो है वो एक्सेलेंसी अवार्ड फ्रॉम जापान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जमाने की रविश बदल रही है और बदलते जमाने के साथ हमें भी अपने आप को बदलना जरूरी होता है। और इस बदलते हुए जमाने में, इस डिजिटल दौर में उर्दू जबान को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए भी आप काफी सरगर्म हैं और इसके लिए भी आपने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, जैसे ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम। इसके अलावा IT मिनिस्ट्री के इश्तिराक से उर्दू इंडिया कीबोर्ड ब्राई विंडो और एंड्रॉइड लॉन्च किया है और इसके अलावा कौमी कौंसिल के तहत ऑनलाइन उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी का भी इजरा किया। वक्त की तंगी के सबब बहुत सारी सरगर्मियां मैं बताने से कासिर हूँ, इसके लिए मैं मौजूद भी हूँ। तो सामीन, आज के हमारे इस वेबिनार उर्दू गजल समत और रफ्तार के जो कलीदी खुतबा देने के लिए आ रहे हैं ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, मैं JT ट्रस्ट प्रिंसिपल स्टाफ JT सीनियर कॉलेज की जानिब से आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, सुना है इसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ दावत शुक्र दे रही हूँ ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब को। प्लीज सर जॉइन अस। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सामीन, JT आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन। सर प्लीज आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं अपना वो पिन करता हूँ। ठीक है, ठीक है।
बेहतर? हाँ ठीक है, आप वहां से जो हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, जो वहां से मीडिया हैंडल कर रहे हैं वो मेरे वीडियो को पिन कर दें स्पीकर व्यू में, तो मेरा ख्याल है ये पिन रहेगा। ठीक है, पिन कर दिया। और जो मीडिया हैंडल कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जी सर जी सर। जी बेहतर, स्पीकर व्यू में इसे पिन कर दें तो इसी तरह से ये हर जगह आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जेएससी कॉलेज के तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल साहब और सदर, तमाम रफ़ीक़े कार को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अहम इनेकाद के लिए। इसके साथ ही मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस अहम वेबिनार में आपने मुझे शिरकत का एजाज़ बख्शा। मालेगांव शहर एक तारीख़ी शहर है और मालेगांव में अगर तारीख़ी कारनामा न हो तो किस शहर में हो। मालेगांव को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ के लोगों के जज्बे को देखा है कि जब कौमी कौंसिल की जानिब से किताब मेला किया था तो ये तारीख़ में दर्ज है, तारीख़ के उर्दू की किताबों के फ़रोख्त के हवाले से लोग शिकायत करते हैं, लेकिन मालेगांव ने वो तारीख़ निकाल दी कि 5 दिन की किताबी मेले में 1 करोड़ से ज़्यादा की किताबें फ़रोख्त हुई। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि मालेगांव को आज तक मैं इसके हवाले से याद करता हूँ और ये हमारी कौंसिल की तारीख में एक रकम है कि इन्होंने मालेगांव के लोगों ने एक तारीख रकम। तो आज भी करने के लिए माजरत, आपकी आवाज़ बराबर से आ नहीं रही है। और एक और रिक्वेस्ट है, आपको होस्ट बना दिए, आप हमको वापस से होस्ट बनाइए ताकि दूसरे स्पीकर्स को अलाउ करने के लिए आसानी रहे। मैं हाँ, मुझे होस्ट बनाना चाहिए था आपने, मैं उसको लीव करूँ ना? जी सर, तो मुझे आप वापस से होस्ट बना दीजिए क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग करनी है सर। नहीं आपकी आवाज भी सर बंद है, म्यूट है। मैं अभी हमने अनम्यूट किया है इसलिए कि मैं आपको वो वापस होस्ट बनाना चाहता हूँ। आवाज तो आ गई है, आप होस्ट बना दीजिए। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन तो नहीं आ रहा है होस्ट बनाने का। सर पार्टिसिपेंट्स में फैजी जो है, क्लिक कर रहा हूँ, अपने नाम पे क्लिक कर रहा हूँ, उसमें मोर ऑप्शन आने चाहिए थे जो नहीं आ रहे हैं। आपका नाम क्या है बताइए तो मैं आपको। फैजी सर, फैजी साहब, मैं आपको यही कर सकता हूँ कि मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? जी सर, होस्ट का ऑप्शन होगा ना वहाँ पर। एक मिनट, मेक होस्ट, यस फैजी साहब को मेक होस्ट। जनाब फैजी साहब, हमने कर दिया आपको, है ना? ठीक है, आपको फैजी साहब, आप देखिए आप होस्ट हैं, ठीक है? कोई बन गई है ये, ठीक है, आपके पास कंट्रोल कर दिया। सॉरी सर, आपने आफरीन रिजवान को बना दिया है। फर्स्ट नेम जो है FAIZ फैजी, तो प्लीज आप उन्हें होस्ट बना दीजिए। मैं यहाँ से आपको को होस्ट बना देता हूँ। एक मिनट, रिजवान किसको मैंने बना दिया? रिजवान, अच्छा एक मिनट, रिजवान को बना दिए। ओके अभी मैं इनको हटाता हूँ। इनसे चैट करो। अब रिजवान बना सकते हैं आपको, अब रिजवान से कहिए कि वो बनाए। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंट्रोल उनके पास है, आफरीन रिजवान हैं, उनको कहिए आपको। जी सर, थैंक यू सर। प्लीज सर आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू करें। नहीं, आप कर लें, 1 मिनट लगेगा, आप पहले जल्दी से कर लीजिए। जी सर, कंटिन्यू करिए सर। आप कर लेंगे, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं होगा? जी सर, हो गया बैर क्या? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस शुक्रिया के साथ मैं कोशिश करता हूं कि कम वक्त में आपके इस मौजू के हवाले से कुछ बात कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज के वेबिनार में मैं जनाब अपने दोस्त
प्रोफेसर मौला बख्श साहब को देख रहा हूँ, हाजिर के अहम नकाद हैं, हम लोग बहुत कदर की निगाहों से देखते हैं, उनकी मौजूदगी में भी बात करना बहुत अहम है। और ये जो उन्वान आपने रखा है उर्दू गज़ल के हवाले से, ये बड़ा वसी, बहुत वसी मौजू, और इस पर कई हवालों से गुफ्तगू की जा सकती है। अगर सिर्फ गज़ल के एक नुक्ते पर, एक मौजू पर भी बात करें तो काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अहम निकात सामने आ जाए, कुछ अहम पहलू पर गुफ्तगू कर सकूँ। देखिए, मामला ये है कि गज़ल उर्दू ज़बान में एक ऐसी सिन्फ है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जादुई सिन्फ है। जादुई सिन्फ का नाम मैं दे रहा हूँ इसलिए कि खुद उर्दू अदब की तारीख में कई ऐसी असनाफ हैं जो सामने आई और वक्त के धारे के साथ बह गई। कई ऐसी असनाफ हैं जो तारीख का हिस्सा बन गई। उनकी अहमियत ज़रूर किसी दौर में थी और आज भी तारीख के नुक्ता नज़र से देखें तो तारीखी अहमियत उनकी बरकरार है, लेकिन ऐसी असनाफ का चलन हर दौर में उसी मकबूलियत के साथ, उसी ज़ोर शोर से नहीं रहा। ये वक़ार, ये एजाज़ सिर्फ गज़ल के हिस्से में आई। मैं एक अगर मिसाल दूं, बिल्कुल सामने की मिसाल अगर आप लें तो आप ये देखिए कि उर्दू में एक ऐसी सिन्फ है जिसको हम उम्मुल असनाफ कहते हैं। क्यों मौला साहब? मौला बख्श साहब बेहतर जानते हैं, उम्मुल असनाफ कहते हैं कि तमाम सिन्फों की माँ। और वो सिन्फ कौन सी है? वो सिन्फ है कसीदा की। कसीदा कैसी सिन्फ है? मोहतिम बशान, जिसमें फन की जौलानियां मौजूद हैं, और ऐसी जौलानियां मौजूद हैं जो किसी और सिन्फ के हिस्से में आई ही नहीं। मगर वो सिन्फ भी जो उम्मुल असनाफ थी और है, अब तारीख का एक हिस्सा है। बावजूद उम्मुल असनाफ के, उसमें भी तहदीद, महदूदियत मौजू के एतबार से, मदह या ज़म। डॉक्टर शफी अय्यूब साहब तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि गज़ल एक जादुई सिन्फ, जादू का असर ऐसा है कि यहाँ मौजूद जो अब मैं देख रहा हूँ तकरीबन 200 लोग जो जूम पे जुड़े हुए हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन ऐसा शख्स है जो हैंड रेज करे और ये कहे कि उसने गज़ल नहीं सुनी, या उससे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसको गज़ल का एक शेर याद नहीं है, या मैं अगर उससे ये पूछूं कि अभी इस वेबिनार में कौन से लोग मौजूद हैं जिसने कभी गज़ल का एक मिसरा या एक शेर या पूरी गज़ल गुनगुनाई ना हो, मेरा ख्याल है मौला बख्श साहब, शफी अय्यूब साहब, सलीम महिउद्दीन साहब, जवाब क्या मिलेगा? अच्छा, मैं चाहता हूं अपने होस्ट से कि कुछ लोगों को अनम्यूट करिए ताकि मुझे ये लगे कि मैं बुतों से बात नहीं कर रहा हूं, है ना? कुछ रिएक्शन आना चाहिए, वरना तो लगेगा तस्वीरों से बात कर रहा हूं। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा, अक्सर करता हूं, कि वेबिनार के भी अपने एक नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स ये हैं कि आप बैठे हैं तो संजीदगी से बैठिए, और संजीदगी से अगर बैठे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। इसमें कवाहत क्या है? कभी कभी हम आपको देख भी लें, आपसे बात भी कर लें। तो जितने हाजरीन नाजरीन यहाँ मौजूद हैं, अगर ये सवाल मैंने उनसे किया तो जवाब क्या मिलेगा? सलीम महिउद्दीन साहब कह रहे हैं नहीं। जवाब ये मिलेगा कि सबों ने गज़ल के अशार सुन रखे हैं, सबको कोई ना कोई, चाहे उल्टा, टेढ़ा, सीधा, तिरछा, आड़ा, किसी न किसी तौर पर गज़ल का कोई ना कोई शेर याद ही होगा, चाहे वो अहले ज़बान हो या अहले ज़बान न हो। आप आए दिन पार्लियामेंट में उल्टे सीधे शेर सुनते हैं गज़ल के। तो ये गज़ल का जादू है कि गज़ल सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है। लेकिन मैं बात बताऊं, गज़ल वाहिद सिन्फ़े सुखन है, वाहिद, तन्हा, जो कुली कुतुब शाह के दौर से आज तक, मैं सिर्फ उनका इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो साहिब दीवान पहले शायर हैं, आज तक उसी तबोताब के साथ मौजूद है। बल्कि मैं ये कहूं कि गज़ल के सिन्फ एवरग्रीन सिन्फ है। ये लफ्ज़ मैंने बहुत ही सतही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत ही मुरव्वज लफ्ज़ है आज के ज़माने में, और नई नस्ल के बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर एवरग्रीन तो खूब मालूम है उनको, यानी सदाबहार सिन्फ है।
اور کیوں ایسا ہے اس پہ اصل غور کرنا چاہیے. کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کا شمار غنائیہ اصناف میں ہوتا ہے. جیسے ہندوستان میں تمام اصناف موجود ہیں، لیکن ہندوستانی ادبیات میں اگر دیکھیں تو گیت واحد صنف ہے جو غنائیہ صنف میں آتی ہے، اور اس کے بعد غزل. آپ غور کریے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے. غنائیہ صنف کا ہونا اپنے آپ میں اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے ایک قدرتی جو ذوق جمال ہے اس کے تسکین کا سبب ہے. غزل میں مسلسل ردیف و قافیہ کے اہتمام سے ایسی موسیقیت اور آہنگ پیدا ہوتا ہے جس سے ذہن کو، انسانی ذہن کو فطری ذوق جمال کی تسکین ہوتی ہے. جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کئی صفات دیے ہیں. اس میں سے ایک صفت ہے جو ہماری جو 5 حواس ہیں، دیکھنے، سننے، چکھنے، ان ساری چیزوں کی 5 حواس، ان میں سے آگے بڑھ کر کے ایک خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ ہے ذوق جمال. اور اس ذوق جمال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ نے جہاں ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے، وہی ایک بڑی نعمت ایسی ہے جس کو ہم غنا کی قوت کہتے ہیں، جس کو آپ سنگیت کہہ لیجئے، لیرک کہہ لیجئے، موسیقیت کہہ لیجئے، لیکن غنا کے لفظ کا یہ مترادف تو نہیں ہے. غنا، گنگنانا، ترنم، موسیقیت، یہ ایک ایسی چیز ہے، چاہے اس میں آپ بھجن پڑھیں تب بھی اس میں آپ کو ہنومان چالیسا پڑھنے والے اسی میں مگن ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے اسی میں نور اور فیضیابی حاصل کرتے ہیں، اور سنگیت گانے والے اسی پر جھومتے ہیں. تو یہ کون سی قوت ہے؟ یہ قوت ہے غنا کی. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے یہ انسان کے ذہن کو تسکین دیتی ہے. یہ کسی نہ کسی صورت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ غنا کی الگ الگ قسمیں ہیں، دنیا کے الگ ممالک میں چلے جائیں، لیکن یہ صرف تسکین ہی نہیں، یہ موسیقیت، یہ غنائی صفت انسانی ذہن کی تفریح کا سبب بھی ہے. اور ایسا سبب ہے کہ آپ حیرت میں پڑیں گے کہ کبھی یہ جذبات کو ابھارتا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگی محاذوں پر جہاں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے لوگ دکھائیں دیں گے، وہاں آپ کو موسیقیت کی آہنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جذبات کو ابھارنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ بھی ہے. اسی لیے غنا یعنی موسیقیت، لیرک کا سہارا جنگی محاذوں پر لیا جاتا ہے، جو سب سے اہم محاذ ہے. صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، بلکہ ان کے اندر ہمت و حوصلہ اور جذبہ و استقلال کے لیے اس سے بہتر اور کوئی استعمال ممکن ہی نہیں. لیکن میں ایک بات اور کہوں گا، آپ کو حیرت ہوگی، عجوبہ لگے گا، اور شاید بعد میں دلچسپ بھی لگے کہ اس غنائیت کا اثر انسان تو انسان، حیوانوں پر بھی ہوتا ہے. مولانا بخش صاحب، آپ اس کی ضرور تائید کریں گے کہ بھائی سانپ کے آگے بین کیوں بجاتے ہو؟ چلو اس کی مثال میں نہیں دیتا، میں جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ مثال دینا چاہتا ہوں. آپ تمام طالب علم یہاں موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں. ہدی خوانی ایک صنف ہے، اور کون سے صنف ہے ہدی خوانی؟ کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ بھئی مرثیہ تو ٹھیک ہے، محرم کے دنوں میں پڑھا جاتا ہے، نعت پاک اور حمد جو ہے نورانی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، غزل جو ہے تفریحی محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. ہدی خوانی کیا ہے؟ یہ جانوروں کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے، آپ دیکھیے اقبال جیسا شاعر، اس کے وہاں ہدی خوانی موجود ہے. مولانا بخش صاحب کو یاد ہوگا، ناقہ سیارے من آ ہوئے تاتارے من، تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست. بہت اچھا سر، بہت اچھا. اور جب اونٹ کو ریگستانوں میں چلایا جاتا تھا اور یہ ہدی کے نغمے پڑھے جاتے تھے تو اونٹ کی رفتار بڑھ جاتی تھی. یہ کس کا اثر ہے؟ یہاں میں لفظ، موضوع، مضمون کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غنا کی بات کر رہا ہوں. اور یہی غنا کی خوبی جو سب سے زیادہ رچی بسی ہے وہ غزل میں ہے. اتنی بڑی خوبی غزل میں ہوگی تب آپ کیا کہیں گے؟
کہ बहुत सही। ये वाहिद सिंफ है जिसमें ये जादुई सिफत मौजूद है। जो लफ्ज मैंने कहा था, तो बच्चों ये एवरग्रीन इसीलिए है। मैं इन मिसालों से सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि गजल में जो गनाइयत, नगमगियत, मौसीकियत, आहंग और लय मौजूद है, वो शायरी की किसी और सिंफ में मौजूद ही नहीं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। क्यों कि गजल की साख्त का कमाल ये है कि उसका तसव्वुर, यानी गजल का तसव्वुर गना के बगैर आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और आप देखिए, आप चाहे जितने भी हो, जैसे भी हो, गजल का कोई अच्छा शेर को गुनगुना रहा है तो कभी आप सर धुनने लगते हैं, कभी पैर पटकने लगते हैं, और कभी जिस्म को हरकत देने लगते हैं, और कभी आंखें बंद करके गुनगुनाने भी लगते हैं। क्या बात है सर, बहुत सही है। ये सिर्फ सिफत है गजल में गनाइयत के तसव्वुर की वजह से। अब जरा मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी ने गजल की इस इनफरादियत के हवाले से एक बात कही है। मैं चाहता हूं कि वो इक्तबास आपके सामने पेश करूं, शायद मेरे कंप्यूटर पे जल्दी से मिल जाए तो मैं आपको सुनाता हूं। जी सर। जी, तो नूरुल हसन हाशमी ये कहते हैं कि शायरी अगर बकौल जॉनसन, बहुत बड़ा क्रिटिक है अंग्रेजी अदब का, तो मौला बख्श से बेहतर कौन जानता हो, वो ये कहते हैं कि शायरी अगर बकौल जॉनसन मुतरन्निम ख्यालात के का इजहार है तो गजल से बेहतर कोई हैत इस शेरी जज्बे के इजहार की किसी जबान में गजल से बेहतर ईजाद नहीं। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। और मुमकिन भी नहीं थी। बात यही खत्म नहीं की उन्होंने, ईजाद भी नहीं हुई और मुमकिन भी नहीं थी, क्योंकि एक तवाफी की कसरत जितनी हमारी जबान में मौजूद है किसी दूसरी जबान में मौजूद नहीं है। आप देखिए, अल्फाज के मुतरादिफात, मुतजाद अल्फाज की जितनी भरमार हमारे वहाँ है, राहत, आराम, इस्तराहत, कितने अल्फाज आप लेते चले जाएंगे। और बच्चों, हमारे वहाँ तो ऐसे ऐसे शायर पैदा हुए हैं, तालिब इल्मों से मुखातब हूँ, अगर लफ्जों को देखना है कि एक लफ्ज के लिए क्या हजारों लफ्ज ला सकते हैं, तो जोश जैसे शायर को पढ़ो, जंगल की एक शहजादी पढ़ लीजिए नज्म जाकर के। एक शहजादी की तारीफ के लिए 56 शेर में सिर्फ उनके सिफात को बयान किया है। ये कमाल तो उर्दू के अल्फाज के जखीरे का ही है और किसी का नहीं हो सकता। तो ये गजल में मिसरों में जो बहर की यकसानियत होती है, काफियों की जो तकरार होती है, और आखिर में रदीफ की वजह से जो सौती आहंग है, ये सब मिलकर गजल में खुद ही ताल और सुर, नगमो सौत की खुश आइंद लय पैदा करती है। ये है गजल की खुसूसियत। जनाब, ऐसी शेर नवाजी फिर किसी मौसीकी के साज या गवैये की राग की मोहताज नहीं रह जाती। शेर गजल का जिस अंदाज से भी आप पढ़ें, जिस तरह से भी पढ़ें, एक गनाई कैफियत महसूस होगी। काफिया, गजल का जो काफिया और रदीफ है, एक उसमें झनकार सी छुपी हुई है। बल्कि मसूद हुसैन खान ने कहा है कि लफ्जों में काफिया गजल में उस मुकाम पर आता है जहां मौसीकी में तबले की थाप है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। अब ये देखिए, मसूद हुसैन खान ये कहते हैं कि काफिया गजल में उस मुकाम पर आता है जहां मौसीकी में तबले की थाप, दोनों में तासुर अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। और बाज बहरे तो इतनी मुतरन्निम होती है, इतना तरन्नुम रेज, कि बाज बहरे ऊंचे सुर में, बाज बहरे नीचे सुर में, बाज बहरे मध्यम समंदर की रफ्तार की तरह, दरिया की रवानी की तरह। ये गजल की खूबी है। अब आप कहेंगे तो मैं तो बात ही कर रहा हूँ, समझ कैसे आएगा आपको? चलिए कुछ मिसालें देता हूँ और साथ साथ जरा देखता हूँ कितने लोगों ने वीडियो ऑन किया भाई है। मैं देख भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। और ये वेबिनार का ये नॉर्म्स है कि आपके पास, आपको मैं देख सकूं, बात कर सकूं। चलो मिसालें सुनते हैं।
تو سب سے پہلے ہم دکن کی طرف آتے ہیں جہاں سے غزل کی ابتدا ہوتی ہے. سب اختیار میرا تجھ ہاتھ ہے پیارا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. سب اختیار میرا تجھ ہاتھ ہے پیارا، جس حال سے رکھے گا وہ ہے خوشی تمہارا. اور صاحب نینا خوشی سے دھوؤں پگ اب پلک سے جھاڑوں، جو کوئی خبر سن لے آوے مکھ پھول کا تمہارا. اب یہ دیکھیے ایک ساز ہے، لیکن اب ذرا ولی کی طرف آ جائیے. میں مثالیں دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ بہریں بہت کئی انداز سے، اونچے سر، دھیمے سر، نیچے سر، ہر طرح کی. تو ذرا مثالیں بھی دیکھ لیجئے. مت غصہ کے شولوں سے، مت غصہ کے شولے سوں، جلتی کیوں جلاتی جا، تک مہر کے پانی سے تو آگ بجھاتی جا. تمہارا ارشاد سر، بہت عمدہ. تو چال کی قیمت سوں دل نہیں ہے میرا واقف، ایمان بھری چنچل تک بھاؤ بتاتی جا. اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تم کو، اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تم کو، تو پاؤں کی جھانجر کی جھنکار سناتی جا، جھنکار سناتی. اب یہ دیکھیے کئی مثالیں آپ نے سن لی، لیکن ذرا اور سنیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ غزل ہے کیا. تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا. اب دیکھیے میں پڑھتا جا رہا ہوں، لئے معلوم ہے آپ کو، لہجہ بدلتا جا رہا ہے، آہنگ بدلتا، ترنم بدلتا، سب آپ دیکھ سکتے ہیں. تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین، جادو ہے تیرے نین، غزالہ سو کہوں گا. دی حق نے تجھے بادشاہی حسن نگر کی، یوں کشور ایرا میں سلیماں سو کہوں گا. یہ آپ نے دیکھا. چلیے آپ اورنگ آباد آ جائیے. خبر تحیر عشق سن، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. یہ ہے. چلیے صاحب ذرا شمالی ہندوستان بھی آ جائیے اور سودا کو سنیے. گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں. کتنے لہجے آپ نے سنے. ذرا میر کو بھی دیکھ لیجئے. اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا. اب یہ دیکھیے کتنا دھیما لہجہ ہے. اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لب و لہجے. اور ذرا آگے بڑھیے، مومن کو دیکھ لیجئے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. تم پڑھیے، کسی کو یاد ہے؟ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کوئی پورا کرو بھائی. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، کوئی تو پورا کرے. بچوں کسی کو یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں، یا تم میوٹیڈ ہو؟ بھائی ایسا ظلم نہ کریں. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہی یعنی وعدہ وبا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. سن لیا آپ نے مومن کو. اب ذرا غالب کو سنیے. کیا غالب کو سنیے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزل. اور اقبال کو بھی سن لیجیے، پھر آگے بات بڑھاؤں گا. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. غزلی ہے، غزلی ہے. اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. جناب علی یہ دراصل غزل کے حوالے سے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غزل کی بحریں، غزل میں ردیف و قوافی کا استعمال اس کے لب و لہجے کو متعین کرتا ہے. کہیں آسمان کی بلندی تک پہنچاتا ہے اور کہیں دھیمے لہجے میں. اور بڑی بات یہ ہے کہ غزل کی خوبی تو یہ ہے کہ غزل میں چاہے آپ جو بھی بات کریں، جس طرح کی بھی بات کریں، غم کی بات کریں، تب بھی اس میں محبت کا ایک رومانی لب و لہجہ چھپا رہتا ہے. مولا بخش صاحب یہاں موجود ہیں، ذرا سنیے. شمال کی طرف بھی آ گئے.
جنوب بھی چلے گئے, اب ذرا بنگال کی طرف چلیے, اور میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, پھر اپنی بات آگے بڑھتا ہوں. بنگال میں زندگی کو زندگی بولا جاتا ہے, اس لیے میں زندگی پڑھوں گا تو آپ مت کہیے گا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. زندگی, میرا زندگی ٹھو اداس ہے, کوئی آس ہے نہ کوئی پاس ہے, نہ کھٹاس ہے نہ مٹھاس ہے, میرا زندگی ٹھو اداس ہے. اب آپ بتائیے یہ کیا لب و لہجہ ہے؟ یہ تو صرف غزل کی کرامت ہے. اب آپ سنیے, یہ صنف قدیم ہوتے ہوئے بھی, کون سے صنف؟ غزل کے صنف قدیم ہوتے ہوئے بھی تمام جدید اصناف میں کتنی اصناف ہمارے وہاں آئی ہیں اور چلی بھی گئیں اور موجود بھی ہیں, لیکن تمام اصناف میں آج بھی غزل اسی تب و تاب کے ساتھ موجود ہے, بلکہ آنے والے دنوں کے ساتھ ساتھ اس میں تب و تاب اور اس کے لب و لہجے میں مزید نکھار آتا چلا جا رہا ہے. لیکن ان کی وجوہات کیا ہے؟ کئی ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ غزل نے ہر دور میں اس عہد کی زندگی کو اس عہد کے رنگ و روپ میں پیش کیا ہے, اسی رنگ و روپ میں پیش کیا ہے. صرف زندگی کو نہیں, زندگی کے کرب کو بھی پیش کیا, زندگی کے نشاط کو بھی پیش کیا, زندگی کی الجھنوں کو بھی پیش کیا, زندگی کے فلسفے کو بھی پیش کیا. یعنی انسان کے باطن سے لے کر کے خارج تک کے موضوعات کو غزل کے دامن میں سمیٹ دیا گیا. یہ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور غزل کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ غزل ایک مخصوص اور معین حیت میں ہوتی ہے, لیکن اس کے موضوعات کی کوئی تحدید نہیں. غزل کے مضامین ایک روایت پر محدود نہیں رہتے, بلکہ غزل کے موضوعات اسی محور پر گردش کرتے ہیں جس محور پر ہماری اور آپ کی زندگی گردش کر رہی ہوتی ہے. اور غزل کا اصل موضوع تو جناب حسن و عشق ہے, معاملات پر مبنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو میں اعلیٰ درجے کی عشقیہ شاعری کا تصور غزل سے ہی وابستہ ہے. غزل کسی ایک خاص خیال, موضوع یا بنیاد پر نہیں. یاد رکھیے, غزل کی جو تعریفیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی, پڑھائی گئی ہوگی, اب بدل گئی. یہ نہیں ہے غزل کہ عورتوں سے باتیں کرنا, عورتوں سے متعلق باتیں کرنا. اگر یہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی, غزل کا شعر ہے, ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی, جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے بھائی. اگر غزل عورتوں سے بات کرنے کا نام ہے تو یہاں تو کچھ نہیں, نہ عورت ہے نہ عورت سے متعلق بات ہے. تو وہ جو تعریفیں پہلے پڑھائی گئی ہیں, اب ذرا اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یقیناً غزل ایک رومانی لب و لہجے کا حامل ہے, لیکن صرف عورتوں سے باتیں کرنا اور عشق کی باتیں کرنا, لیکن عشق بھی ایسا بھائی. اگر عشق کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ غزل نے صرف عشق کو پیش کیا, کیا بات ہو؟ میں کہتا ہوں کیا خراب بات ہو گئی, کیا خراب بات. جناب محی الدین صاحب آپ بتائیے, اگر غزل نے صرف عشق کو پیش کیا تو کون سی معیوب بات ہو گئی؟ میری آپ کی پوری دنیا کی ساری زندگی کا محور عشق ہے. عشق کے بغیر زندگی کا تصور نامحال ہے. تو اگر غزل نے عشق کو پیش کر دیا تو آپ کی زندگی کے تصورات کو پیش کر دیا. میں ہزل کی بات نہیں کرتا, میں ریختی کی بات نہیں کرتا, میں ابتذال کی بات نہیں کرتا کہ کودا کوئی تیرے دیوار سے دھم سے نہ ہوگا, جو کام ہوا ہم سے وہ رستم سے نہ ہوگا. اس طرح کی ہزل پرستی کی بات نہیں. میں تو بات کر رہا ہوں اس عظیم عشق کے جذبے جس کو غزل نے پیش کیا. اسی لیے غزل کو ہر دور کی آواز کہا جاتا ہے, جس میں ہر عہد کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر دیکھ سکتے ہیں. صرف تصویر ہی نہیں, اس تصویر میں اس عہد کی زندگی کی رانائیاں دیکھ سکتے ہیں, اس عہد کی زندگی کے نشیب و فراز دیکھ سکتے ہیں. دلی کے نہ تھے کوچے اور آقے مصور تھے, دلی کے نہ تھے کوچے اور آقے مصور تھے, جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. کیا ہے اس عہد کی جیتی جاگتی تصویر ہے. تو جناب
غزل کا یہ سفر، چونکہ آپ نے سمت بھی رکھا ہے، رفتار بھی رکھا ہے، تو مجھے مجبور ہونا پڑے گا کچھ سمت بتانے کے لیے، کچھ رفتار بتانے کے لیے۔ تو یہ غزل کی ابتدا جو ہوتی ہے، یہ سفر جو ہے دکن سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ سفر میں ایک ایسی منزل آتی ہے جس نے کئی دروازے سفر کے کھول دیے، سفر کے کئی راستے کھول دیے۔ قلی قطب شاہ سے ہوتا ہوا یہ غزل جب ولی تک پہنچتی ہے تو ولی ایک ایسے شاہراہ پہ کھڑے نظر آتے ہیں جہاں کئی شاہراہیں نکلتی ہیں، جہاں شمال اور جنوب کا فرق مٹ جاتا ہے، جب یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ کیا ہماری اس گری پڑی زبان میں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات عزیز طالب علموں، گری پڑی زبان کس کو کہتے تھے؟ ریختہ، ریختہ کس کو کہتے تھے؟ اسی اردو کو، ٹھیک ہے؟ تو اس ریختہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے موضوعات پیش کیے جائیں، بڑے سے بڑے فلسفے کو پیش کیا جائے، بڑے سے بڑے موضوعات کو خوبصورتی کیا جائے، یہ تصور لامحال تھا۔ لیکن ولی نے جب تجربہ کیا تو جمیل جالبی کہتے ہیں کہ ولی نے زندگی کے رنگا رنگ تجربات، تنوع اور داخلیت کو سمو کر غزل کے دائرے کو پوری زندگی پر پھیلا دیا۔ اس طرح ولی نے بیک وقت دونوں سطحوں پر دو شاعروں کا کام انجام دیا، اور کون سے شاعروں کا انجام دیا؟ وہ دو کام جمیل جالبی نے بڑے پتے کی بات کی۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی نے شمال اور جنوب کی زبان کو ملا کر ایک ایسا ادبی روپ دیا جو بیک وقت دونوں کے لیے قابل قبول تھا، یعنی ایک برج کا کام کیا شمال اور جنوب کے درمیان، اور فارسی کی جگہ اردو کو لا کر بیٹھا دیا۔ ایک کام تو یہ کیا۔ دوسرا کام ولی نے کیا کہ ولی نے غزل کو جدید زبان کے ساتھ اپنے اظہار کا ذریعہ بنا کر جب اس کے موضوعات میں مجازی اور حقیقی دونوں پہلوؤں کو ملا کر ایک ایسا اسلوب دیا کہ اسے داخلی جذبات، احساسات اور واردات قلبیہ کے اظہار کا ذریعہ بنایا، تو ایسی صنف ادب بن گئی جس میں زندگی کے ہر رنگ کے تجربات کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ صرف صلاحیت پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ حسن و عشق، غم جانا اور غم دوراں اور اردو غزل کو نئی علامتیں اور نئی اشتہاریں مل گئے۔ یہ جمیل جالبی نے کہا، جس کو میں نے اپنے لفظوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تمام زبانوں، یاد رکھیے صرف ہندوستان نہیں، دنیا کی تمام زبانوں میں صرف اور صرف فارسی اور اردو کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ کون سا امتیاز حاصل ہے؟ کہ اس میں غزل جیسی مترنم، نغمہ ریز، موسیقیت، شعریت، رمزیت اور ایمائیت اور شعور و وجدان سے بھرپور جذبہ و احساس کو چھو لینے والی صرف موجود ہے، جس کو ہم غزل کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ غزل تو ہندی میں بھی ہے، غزل تو مراٹھی میں بھی ہے، میں کہتا ہوں ضرور ہے، دوسری زبانوں میں بھی کوشش کی گئی، لیکن غزل بنیادی طور پر فارسی اور اردو کے صنف ہے، بنیادی طور پر فارسی اور اردو کے صنف ہے۔ اسی لیے غزل کے آئینے میں انسان اپنی تہذیبی زندگی کو دیکھ سکتا ہے، صرف تہذیبی زندگی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، حیات و کائنات کی پراسرار اور تہ در تہ پیچیدگیوں اور اس کی انتہاؤں اور وسعتوں کی طرح غزل بھی وسیع تر پس منظر رکھتی ہے۔ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کروں کہ غزل کی جو تعریف میں نے کہی کہ آپ اس غلط مفروضے سے باز آ جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ غزل تو وہ صنف ہے جس میں جیسے آپ کا ذہن کیا سوچتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا کیا نہیں سوچتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے غزل میں کیا کیا نہیں پیش کیا جا سکتا ہے، اس امکان کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن جو بھی پیش کرے غزل میں اس میں ایک روحانی فضا ملتی ہے، اور ایسی روحانی فضا ملتی ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔
मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। अब देखिए कहाँ सूली की बात करते हैं और कहाँ महबूब के उस गली की बात करते हैं, जिस गली के बारे में मीर ने भी कहा था बहुत चलाइए माला साहब, सो यहाँ से लहू में नहाकर चले। क्या है पहला मिसरा मीर का? और सो यहाँ से लहू में नहाकर चले, बार क्या याद नहीं आ रहा वो। अब फैज का शेर सुनिए, मकाम फैज कोई राह में जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। दार पे चढ़ते चले जाओ, लेकिन अगर गजल आपको दार पे चढ़ा रहा है तो रुमानी लबो लहजे के साथ चढ़ाए। ये गजल के लबो लहजे की खास सिफत है। गजल में एक खास बात और भी है कि गजल में जो भी बात कहें, जिस तरह की भी बात कहें, खुदा की बात करें, इंसान की बात करें, जिसकी बात करें, लेकिन उसके कुछ अलामात हैं, कुछ मखसूस लफ्जियात हैं। साकी, मैखाना, कफस, सयाद, कारवां, मंजिल, दश्त, मक्तल, जुल्फ, रुखसार, लब, गुस और क्या क्या, ये तमाम अल्फाज इस तरह से आप गिनते चले जाएं। और यही नहीं, वाइज, ब्रह्मन, शेख, रिंद, सरमस्ती, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मखसूस मानी के अलावा, याद रखिए, मखसूस मानी के अलावा सियाको सबाक के एतबार से मफाहिम के हजारों दरवाजे। ख्याल है गजल में अलामतों के जरिए जितना काम लिया जाता है, दीगर शेरी असनाफ में नहीं लिया जाता। लेकिन एक और दिलचस्प बताता हूँ बात अपनी खत्म करूंगा कि गजल को अगर सिर्फ, जिसको हम काव्य, हिंदी में काव्य विधा कहते हैं, अंग्रेजी में जॉनर कहते हैं, अगर गजल को जॉनर के नुक्ते नजर से, काव्य विधा के नुक्ते नजर से, सिर्फ के नुक्ते नजर से देखें तो ये गजल का फन इख्तिसार का फन है। इसे यूं भी कह सकते हैं, सलीम महमूद्दीन अच्छे शायर हैं, इससे बेहतर कौन जानेगा कि गजल का फन गागर में सागर भरने का फन है। गजल का फन चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फन है। एक शेर में, एक मिसरे में इतनी बात कह दी जाए कि सफे के सफे दरकार हो, घंटों पर बात करने की जरूरत पड़े। ये है गजल में इतनी पाबंदी है कि रदीफ भी हो, काफिया भी हो, बहर भी हो, मतला भी हो, इतनी पाबंदियां, लेकिन ऐसी पाबंदी कि इस पाबंदी पर दूसरी असनाफ को रश्क आता है। गजल पाबंदियों के बाद भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है जहां तक कोई दूसरी सिर्फ नहीं पहुंच सकती। नज्म को मकबूलियत तो जरूर मिली है, लेकिन गजल के दोष वदोष नहीं खड़ी हो पाई। गोया गजल की वसत पाबंदियों में जकड़ी हुई है, बावजूद इसके तमाम असनाफ में सबसे बालातर है। गजल में एक ऐसी लचक है, ऐसी लचक है कि आजादी को भी पाबंदी पर रश्क आता है। आपको बताऊं कि कहते हैं कि दुनिया में इंसानी तहजीब, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि दुनिया में इंसानी तहजीब सबसे बड़ी देन क्या है मालूम है आपको? वो फाइन आर्ट्स है, फनून लतीफ़ा है। भाई आप कहाँ बैठे हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं देखने के लिए, हैं, और सुनने के लिए। मुसव्वरी भी है, रक्स भी है, और उसमें फन इमारत साजी भी है, क्या क्या है। लेकिन तमाम फनून लतीफ़ा में अदब और शायरी सबसे अहम है। और अदब उर्दू की बात करें तो उर्दू अदब में शायरी में सबसे अहम जो है गज़ल का है। अब ज़रा कुछ शेर सुनिए और मेरी बातों की तस्दीक कीजिए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। मैं जो कह रहा था कि गज़ल में एक ख़ास लबो लहजे के साथ क्या क्या बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। या असातिज़ा मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, सुने। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। मीर साहब जमाना नाजुक है, मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थाम ये दस्ता, कौन कब आपकी पगड़ी उछाल दे मालूम नहीं। और आप जिस दुनिया में रहते हैं, क्या बताएं इस दुनिया का हाल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। आपकी और हमारी दुनिया है जहाँ जज्बात और उमंगे हैं, जहाँ हौसले हैं, ख्वाहिशें हैं, ऐसी ख्वाहिशें कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کون کہہ سکتا ہے غزل ہی میں یہ تمام موضوعات آ سکتے ہیں, ایسے موضوعات کہ آپ سر دھنیں گے. چلیے کچھ شعر پڑھیے اور سنیے, اور میں آپ سے دوسرا مصرع سنوں گا. چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے. ذرا سنیے, یہ غزل کا شعر ہے جناب عالی. چلتے ہیں تو کبھی شیشہ چبھتا ہے, کانٹا چبھتا ہے, کبھی آپ ٹھوکر مارتے ہیں, لیکن شاعر تو کہتا ہے چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے, نشے کے جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا تھی. کیا کہتے نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا ہے. واہ, غزل کا کمال ہے. کیا کمال ہے غزل کا کہ غالب نے ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار, ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا. یہ انسان کی عظمت, اس سے بہتر شعر اور کہاں لا سکتے. اور چلیے کچھ اور آپ دیکھیے, غزل کی رنگا رنگی دیکھیے. ایک لفظ محبت کا, اس لفظ محبت نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہو, کتنے لوگ الجھے ہوئے ہیں. سنیے اس لفظ کی حقیقت کیا ہے, مجھ سے مت سنیے, جگر مراد آبادی سے سنیے, ورنہ کہیے گا میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. جگر کیا کہتے ہیں, ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے, ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے, سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے, سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے, یہ غزل کی زبان میں ہی یہ مفہوم ادا ہو سکتا ہے. اور فراق کی غزل سنیں, فراق کے لب و لہجے کو سنیں کہ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں, بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں, تجھے اے زندگی ہم سے پہچان لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ غزل ایسا ہے کہ جو دو منتہاؤں کا سلسلہ ہے, ایسے منتہاؤں کا سلسلہ ہے کہ جہاں تک انسانی ذہن کی رسائی ہے وہاں تک غزل کے موضوعات کی رسائی ہے. اور یہ غزل کے فن کی سب سے بڑی خصوصیت, آسان سادہ لہجے میں کچھ بھی آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اور زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ, پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. کیا نہیں کہا, کس رنگ میں نہیں کہا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اس تیز رفتار دنیا میں ایجادات و انکشاف کے حیرت انگیز تجربات, رنگا رنگ اور کارآمد وسائل حیات نے انسان کو عدیم الفرصتی کا شکار بنا رکھا ہے. جو بات 10 صفحوں میں کہی جا سکتی ہے, اس کے لیے کسی ایک لفظ, کمپیوٹر نے تو مائکرو ڈاٹ ڈھونڈ نکالا, اس ایک لفظ کی تلاش تھی کمپیوٹر کو, اور ہمارے ادب نے غزل جیسی صنف کو وہ بلندی عطا کی کہ غزل میں بھی اسی مائکرو ڈاٹ کی طرح بڑے سے بڑے موضوعات کو آپ سمیٹ سکتے ہیں. یہ غزل کے اظہار کا سب سے بڑا طریقہ ہے, اور ایسا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایک شعر پڑھیے, اس میں جہانی معنی موجود ہوگا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. بولیے کتنے گھبراتے ہیں اب, اور یہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ کون کہہ سکتا ہے, یہ غزل میں ہی شاعر کہہ سکتا ہے. اور میں اس طرح کے بے شمار اشعار ہیں جس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن یہاں ہمارے احباب ہیں جو بات کریں گے. اور اس حوالے سے بس میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ترقیوں کے باوجود غزل میں جو تابناکی موجود ہے, اس کی جو مقبولیت اور اہمیت موجود ہے, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ غزل نے بدلتے ہوئے اسالیب کا ساتھ دیا ہے. غزل نے بدلتے ہوئے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے. غزل نے اپنے عہد کی تصویر کو اپنے ساتھ رکھا ہے, اور زندگی کا ترجمان بن کر کے غزل ہمیشہ رہی ہے. اسی لیے غزل کو یہ مقام حاصل ہے کہ آج بھی
کل بھی غزل مقبول تھی, آج بھی غزل مقبول ہے, اور آنے والے دن میں بھی غزل مقبول رہے گی. اور غزل ہی وہ صنف ہے جس نے انسان کی زندگی کے داخلی تجربات کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ دوسری صنف جو ہے شاید اس طرح سے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. آخر میں صرف اتنا ہی ایک دو شعر سنا کے ختم کروں گا. اور میں بہت سے لوگ ہیں ملتے بچھڑتے رہتے ہیں, یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے. مسلسل دل لہو کرنا, جبیں کو بے شکن رکھنا, بہت آسان ہے سینوں میں زخموں کا چمن رکھنا. اور آخر میں میرے خدا مجھے تو اتنا معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کہ پتھر بن کے جی لوں سو اندر سے پگھلتا جا رہا ہوں. یہ اور اس طرح کے بے شمار اشعار ہیں جو مثالوں میں یہاں پیش کی جا سکتے ہیں, لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جادوئی صنف کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا رہے گا جب تک اردو زبان زندہ ہو تابندہ ہے. خدا حافظ, شکریہ, بہت بہت. سر ایک گزارش ہے, جب آپ افتخار عارف تک پہنچ ہی گئے ہیں تو مہجری غزل پر 2 منٹ بس. ضرور, میرا خیال ہے مولا بخش صاحب بات کر لیں تو میں مہجری غزل کے حوالے سے ایسے اشعار ہیں, اس طرح کے اشعار ہیں. سنیے ایک فیضان عارف, کیا خوبصورت شعر, اگر شفیع ایوب مجھے یاد دلائیں. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ وادی بن بوتل میں بند کر کے سمندر میں پھینک دی. وہ یہ ہے, میں ایک ستم ظریف, مچھلی میں ایک ستم ظریف, میں وہ پہلا مصرع تو یاد نہیں آ رہا ہے جس میں یہ کہا. کیا خوبصورت شعر ہے آج کے حوالے سے کہ مچھلی کا کہاں کی زندگی جو ہے پانی میں ہے, لیکن ہم مچھلی تو ہیں, پانی کے بغیر زندہ نہیں رکھتے, لیکن ہمیں بوتل میں پانی دیا گیا اور اس میں مچھلی کو رکھ دیا گیا اور بوتل کو بند کر دیا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا. یعنی پانی میں رہتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں ہمیں مقید کر دیا گیا. آج انسانی زندگی کے معاشرے جس طرح سے مقید ہو رہے ہیں, یقین مانیے کہ نئے شاعروں نے, نائجیری شاعروں نے بھی اس سے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو پیش کیا ہے. میرا خیال ہے آپ دونوں بات کر لیں تو کچھ اشعار نائجیری حوالے سے ضرور میں آپ کے سامنے پیش کروں. شکر ہے کہ کچھ لوگوں نے ویڈیو آن کیا, میں دیکھ سکا ان کے تاثرات کو, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں, بات کریں. جی السلام علیکم سر. واقعی آپ کو سن کے ایسا لگا کہ روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے. لیکن ایک بات کی کمی ہمیں محسوس ہوئی کہ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک, خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے. میں آپ کے پیر میں ہوں, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جس طریقے سے ہمیں اور تمام ہی شامل لوگوں کو اپنی باتوں سے یا غزل کے اس سے محظوظ کیا ہے. اور ہم جے ڈی مینجمنٹ کی جانب سے, پرنسپل اسٹاف جے ڈی سینئر کالج کی جانب سے اور تمام ہی پارٹیسپینٹس کی جانب سے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس نئی جہد اور نئے سر سے, نئے تال سے, نئے سر سے غزل کہنے کی ایک ہمت عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے. جزاک اللہ فی الدارین, اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتے. پاکستان سے ہمارے ایک دوست پروفیسر مہر الیاس صاحب موجود ہیں, پاکستان سے پروفیسر مہر الیاس صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں. اب آپ یہ پروگرام کی مقبولیت دیکھیے کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں موجود ہیں. شکریہ سر, جزاک اللہ.
नहीं सर आगे सर मुझे तो कुछ देर पहले औरंगाबाद की मौलाना आजाद कॉलेज याद आ गई जब आपने वली जख्मी और गजल से 74 पेजेस का जो पेपर आपने लिखा था, और उस वक्त मैं वहाँ के सेमिनार में शामिल थी। उस वक्त मैंने सुना था और उसी वक्त से मेरे ख्वाहिश थी कि मैं आपको दोबारा मेरे कैंपस में लाऊं। एक दफा तो आप किताबी मेले में तशरीफ लाए, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये मेरा अपना कैंपस है, लेकिन उसी वक्त से जब रोज गजल और आपके नाम जो है वो इस तरीके से जुड़े हुए थे, और मैं दुआ करती थी अल्लाह पाक ने दोबारा मुझे सुनना नसीब कर दे, मेरे बच्चों को सुनना नसीब कर दे, क्योंकि आप जैसे लोग मुखलिस और बर वक्त ताउन देने वाले हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नस्ल नौ को अपने पीछे सर तैयार कीजिए, ताकि ये लोग कदीम रिवायात और असरी तकाज़ुन से वाबस्ता होकर हमारी जुबान और अदब के लिए एक नए उस्लूब, एक नए अंदाज, एक नई फिक्र के, एक नई जिहत के साथ वो हम हमारे अदब को, हमारी गजल को पेश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ फिर मैं यही कहूंगी, जिंदगी ही तिश्नगी ठहरी तो उसका क्या इलाज, जिस कदर पीते गए हम तिश्नगी बढ़ती गई। आपका लेक्चर सुनने के बाद दिल तो नहीं होता है कि हम आपको कहें, लेकिन फिर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इंटरनेशनल जिस वक्त हम सेमिनार ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे उस वक्त हम आपको इंशाल्लाह याद करेंगे। और जिस वक्त इस मतलब सेमिनार